हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ घर में होंगे, परीक्षा की तैयारी चल रही होगी या फिर अपने ज्ञान संवर्धन सीखने सिखाने के काम को करते हुए स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछले दिन जब मैं ऐसे ही इंटरनेट पर कॉलम्स और न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसी दौरान मुझे एक न्यूज़ पढ़ने को मिला जो कि काफ़ी चौंकाने वाला था और मुझे लगा कि ये सूचना आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कुछ भी फेरबदल होता है, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको लेकर के सटीक बातें कम और अफवाह ज़्यादा होती है और विद्यार्थी अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, उनको जो है गाइडेंस की कमी महसूस होती है। तो मैं अपनी तरफ से सीधी और सरल भाषा में कल जो मैंने पढ़ी है वो बेसिकली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी चर्चा अपने बजट सेशन के स्पीच में ही फरवरी 2020 में ही की थी, जहां वो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात कर रहा हूं। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई वहां पर, उसमें इसको मंजूरी दे दी गई है। मतलब है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई है और इस पर हम विशेष बात आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देते हैं। मैं यहाँ पर आपसे बस इतना ही कहूँगा कि इस न्यूज़ को सुनते ही घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसके लाभ हानि, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, इसको बिल्कुल नहीं देखना है। पहले अभी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आनी बाकी है, सिलेबस आना बाकी है, जो है एज लिमिट वगैरह है वो भी आना बाकी है। सबसे पहले जो है इस बात को समझिए कि ये है क्या और सरकार की इसमें सोच क्या है, क्यों ऐसा किया गया है। भारत में लगभग 20 जो है एजेंसीज है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। साल भर में लगभग 30 से 50 तक की परीक्षाएं मतलब संख्या में आयोजित की जाती है। आप देखिए कि IBPS भी एक जो है एजेंसी है, उसकी RRB होती है जो आप लोगों के लिए, ऐसे और सारी भी एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो बैंक से ही जुड़ी हुई है, लेकिन आपके लिए क्या है, RRB है। उसका जो है ऑफिसर स्केल 1 है, 2 है और फिर जो ऑफिस असिस्टेंट है 3 हो गया। उसकी प्री और मेन एग्जामिनेशन है 6 हो गई। फिर IBPS की ही जो है PO है, उसकी जो है 2 एग्जामिनेशन हो गई, तो 6 2 8 हो गया। अब उसके बाद क्लर्क है, उसकी भी 2 एग्जामिनेशन है, 10 हो गई। तो एक एजेंसी IBPS है जिसकी एग्जामिनेशन जो है साल में 10 होती है और हर जगह आप जो RRB है उसके ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस स्केल 1 और ऑफिस स्केल 2, इसके लिए आपको अलग अलग फी जो है जमा करना पड़ता है। 3 बार आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। ये RRB की बात कर रहा हूं मैं। फिर आप जब बात करेंगे जो है PO की, प्रोविजनरी ऑफिसर की, तो वहां पर भी आपको फी फिर से देना पड़ता है। साथ में आपको रजिस्ट्रेशन फिर से कराना पड़ता है। क्लर्क की बात करें तो वहां पर भी यही है। SBI की नोटिफिकेशन आ गई तो वहां पर भी वो एक अपनी स्वायत्त एजेंसी है खुद की, SBI अपने एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो वहां भी वही बात है। आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए लीजिए तो वहां पर मतलब है कि जितनी एजेंसीज द्वारा कोई भी एक रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन कराई जाती है, वहां पर उतनी बार स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को फी डिपॉजिट करना पड़ता है। मैं सरकार की उद्देश्य की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। ये सारी जो है ये कंफ्यूजन ये धीरे धीरे छटेगा, तो उस समय में देखा जाएगा कि इसका नतीजा अभी के एग्जाम पैटर्न से बेहतर है या बुरा है। इस पर ओपिनियन भी आप लिख करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, नीचे कमेंट करके जरूर सूचित करिए। तो उद्देश्य यही है कि इतनी बार जो आपको एक बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ता है, वो कम हो जाए। दूसरी बात कि जितनी एजेंसीज की एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको कम्युनिकेशन चार्जेस और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
सबसे पहले कुछ एक बातें जो शायद आपके जीए में काम आ जाए। इसका मुख्यालय दिल्ली होगा। केंद्र के सचिव लेवल के जो अधिकारी होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। 1517 करोड़ रुपए का बजट अभी दिया गया है, जिसको 3 सालों में इसको खर्च करना है। मोटा मोटी बात इतनी सी है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा। इसकी जो अध्यक्षता करेंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, वो केंद्र सरकार के सचिव लेवल के अधिकारी होंगे। साथ में जिन जिन एजेंसियों की सहभागिता इसमें होगी उसके मेंबर्स भी इसके मेंबर होंगे। बिल्कुल जो कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी उसमें उनकी भी सहभागिता होगी। अब है कि एनआरए का काम क्या है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ठीक उसी तरह से काम करेगी जैसे अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी काम करती है। ये एक एग्जाम लेगी जिसका नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अभी फिलहाल 3 एजेंसीज को शामिल किया गया है। SSC, ठीक सुन रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS जो आपकी बैंकिंग है, और RRB रेलवे की। भारत में लगभग 20 एजेंसीज परीक्षाएं आयोजित करती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हम लगभग जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज है उसको शामिल करते जाएंगे जैसे जैसे इसकी इसके दायरे बढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल 3 एजेंसी SSC, IBPS और RRB को इसमें शामिल किया गया है। अब इसके शामिल करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि Tier 1 की जो एग्जामिनेशन थी अब NRA कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी, और वो टेस्ट होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करेंगे। अब यहां पर क्या है कि परीक्षा का जो लेवल है उसको 3 हिस्से में बांटा गया है। क्योंकि देखिए IBPS का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए चाहे वो क्लर्क हो या कुछ भी नॉर्मल लेवल पर आपको ग्रेजुएट होना उसकी एक सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो उसके लिए एक ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्जाम होगी। NRA द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी उसमें एक ग्रेजुएशन लेवल की होगी, एक 12th लेवल की होगी और एक 10th लेवल की होगी। क्योंकि RRB में 10th लेवल पर भी बहुत सारी वैकेंसीज है रेलवे बोर्ड में। अब SSC की एक वैकेंसी है जो 12th पर है, जिसको CHSL के नाम से आप जानते हैं अभी। तो इसीलिए ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो एक 10th के आधार पर होगा, एक 12th के आधार पर होगा और एक ग्रेजुएशन के आधार पर होगा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि साल में 2 परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से यह कहा जा रहा है कि अटेम्प्ट पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जितने अटेम्प्ट दे सके। उस अटेम्प्ट में जो स्कोर आपको मिलेगा उसमें जो सबसे बेहतरीन स्कोर होगा वही आपका स्कोर माना जाएगा, और उसके बाद इस स्कोर की वैलिडिटी रिजल्ट के डिक्लेरेशन डेट से 3 साल तक मान्य होगी। अब इन 3 सालों में क्या होगा कि उसके बाद अगर डिफरेंट एजेंसीज चाहेगी Tier 2, Tier 3 इंटरव्यू या फिर फिजिकल फिटनेस, जिस किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन पैटर्न की जरूरत होगी वो उसको फॉलो करेंगे। मतलब यहां पर यह है कि आपकी प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो इतनी आवाजाही, जो फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर पड़ता था, जो भागदौड़ होती थी, हाँ एक और चीज कि यहां पर 1000 टेस्टिंग सेंटर बनाने की भी बात की गई है, और इसके लिए अलग से मतलब उसमें 600 करोड़ रुपए को बजट में आवंटित किया गया है। 1517 करोड़ के बजट में इसको अलग से मतलब नामित चिन्हित किया गया है। 117 जिलों में ये होंगे। उद्देश्य ये है कि आपको एग्जाम देने के लिए ज्यादा दूरी तय ना करनी पड़े, रूरल इलाके को भी
जो है टेस्टिंग सेंटर के रूप में, मतलब डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में कम से कम एक जो है टेस्टिंग सेंटर की बात यहां पर कही गई है। यह विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा रहा है। अब ये कितने लेवल तक हो पाता है, क्या हो पाता है, और सारी बातें जब क्लियर होगी, सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे, सिलेबस आएगा, एज लिमिट आएगी, तब और सारी बातें करेंगे। अब यहां पर है, और हां, अंत में मैं कंक्लूड करता हूं कि इस साल के लिए क्या होना है और ये कब से शुरू होगा। तो सबसे पहले कि वो डिक्लेरेशन, जो रिजल्ट की डिक्लेरेशन होगी, उस स्कोर की वैलिडिटी 3 साल तक होगी। अब उसके बाद मान लीजिए कि आईबीपीएस टियर 2 लेना चाहती है, तो वो स्कोर वाले को शामिल करने के लिए बोलेगी, वो निकालेगी उसके लिए कि टियर 2 एग्जाम है, आप जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो इतना इतना अंक लाए हैं वो इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, तो आप जो है उसमें जो है आप फॉर्म ये कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि किसी एजेंसी को ये लगता है कि फिजिकल फिटनेस और छोटी सी इंटरव्यू के बाद आपको जॉब दिया जाए, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके जो है रिटन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसके लिए वो मान्य होगा और वो वहां पर चलेगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के मार्क्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे और वहां पर भी वो भर्ती ले सकते हैं। साथ में अभी तक भारत में अमूमन ज्यादातर 2 ही भाषाओं में परीक्षा होती थी, हिंदी और इंग्लिश। यहां पर यह कहा गया है कि 12 अलग अलग भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इससे यह भी होगा कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, जिनकी जो भाषा पर पकड़ है, उसके हिसाब से उनको बढ़ावा मिलेगा और रिक्रूटमेंट में जो है उनको फायदा पहुंचेगा। साथ में कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो है हर कैंडिडेट को, ये ऐसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर इस बात के लिए नहीं है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं है, आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं इसका लिमिटेशन नहीं है, बट हाँ अपर एज लिमिट जो है वो फिक्स है। इसके लिए अभी तक क्लियर नहीं किया है कितना है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, लेकिन वही होगा जो आपके अटेम्प्ट को रोक सकता है, अदरवाइज उसके अंदर आप रहें तो कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रही बात एज की, बात भी क्यों है, क्योंकि देखिए हर एक एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग एज है। सिंपल है, आरआरबी के लिए 33 साल है, जो बैंकिंग के लिए है वो 28 साल के लगभग है। तो सिंपल सी बात है कि हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो एज लिमिट है वो अलग अलग है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आयोजित करेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो एज के लिए क्या मानदंड रखेगी ये भी अभी आना बाकी है। बहुत सारे कंफ्यूजन है, ये धीरे धीरे जब इसके गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तब जो है ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो यहां ये ध्यान रखना है कि यहां हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। अब रही बात कि सिलेबस क्या हो सकता है, तो कहा यह गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और सिलेबस ऐसा रखा जाएगा जो हर लेवल के लिए सुटेबल हो, 10th वाला, 12th वाला और ग्रेजुएशन वाला। हाँ, एक चीज है कि अब सिलेबस कॉमन हो गया, मतलब टियर 1 का जो सिलेबस है, चाहे वो आप आरआरबी के लिए हो या फिर जो एसएससी के लिए हो या आईबीपीएस के लिए हो, चूंकि अब एक ही उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल पर अगर होगा तो एक ही होगा, तो सिलेबस तीनों का सेम ही हो जाएगा। बात यह भी कही जा रही है कि आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में जो है उसकी उपलब्धता भी जो है करा दी जाएगी। अगर वो चाहेंगे तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर जो है उनको वहां पर भी बच्चों को फायदा हो सकता है। वो जो प्राइवेट एजेंसीज है जो रिक्रूटमेंट लेती है, वो चाहे तो वहां से उस आधार पर ले सकती है। ये आने वाले समय की बात है। यहां पर मैं एक बार फिर से इसको डिटेल में लिख करके बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड की तरफ क्या है। आइए, सबसे पहले जो बात यहां पर की गई है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, इसकी जो है गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब इसका जो है वो दिल्ली में होगा। साथ में 1517 करोड़ की बात कही गई है।
जिसको 3 साल में खर्च करना है। अब रही कि ये आयोजित कराएगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब CET। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगी? ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक। ये जो परीक्षा होगी ये होगी आपको, इसका 3 आधार होगा, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। इस लेवल पर होगा। 3 परीक्षा होगी, साल में 2 बार होगी, यह ध्यान रखना है। और जो रिजल्ट होगा, तो एक तो सबसे पहले बेस्ट जो मार्क्स होंगे, बेस्ट ऑब्टेन मार्क्स, वो आपका काउंट होगा ओरिजिनल स्कोर में। सिंपल सी बात समझिए कि जो सबसे बढ़िया होगा उसको, अटेम्प्ट पर जो है कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अभी तक जो है कोई भी ये नहीं कहा गया है कि इतने अटेम्प्ट होंगे। एज की जो अपर लिमिट है वही आपको अटेम्प्ट करने से रोक सकती है, अदरवाइज उसके अंदर आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्र में जो छूट है वो उसी तरीके से रहेगी, SC ST OBC जैसा कि और भी है, जो सरकार के द्वारा जो नॉर्म्स तय किया गया है उसी के आधार पर रहेगा। यहां पर ये जो 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 इयर्स के लिए जो है वैलिड होगा, ये 3 साल के लिए वैलिड होगा ये जो ऑब्टेन मार्क्स होगा। और इसके बाद ये बेसिकली जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसको आप समझ सकते हैं टियर 1। अब यहां के बाद जो है वो तय करेगी एजेंसीज कहने का मतलब है। और हां, एक और चीज है कि अभी फिलहाल यहां पर इसमें जो शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है IBPS को, RRB को और SSC को। कहा यह गया है कि धीरे धीरे जो है वो और सारी एजेंसीज को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। उद्देश्य बस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको जो बार बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बार बार एग्जामिनेशन फी देना पड़ता है, आपको जो है काफी दूरी तय करके एग्जामिनेशन देने जाना पड़ता है, तो इन सब से छुटकारा दिलाने के प्रयास से ऐसा किया गया है। ये कॉमन एग्जामिनेशन होगा तो ओब्वियसली सिलेबस भी अब कॉमन ही होगा। अभी ये सब आना बाकी है, सिलेबस आना बाकी है, एज लिमिट क्या होगी वो भी आना बाकी है। साथ में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि आपके मन में ये ना हो कि इसे डिसॉल्व कर दिया गया है, IBPS खत्म कर दिया गया, RRB खत्म कर दिया गया या SSC खत्म कर दिया गया। ऐसी किसी भी एजेंसी को खत्म करने की कोई भी बात यहां पर नहीं कही गई है। अगर वो एजेंसी चाहेगी कि मुझे अब टियर 2 जैसे मेन एग्जामिनेशन होता है उस आधार पर ही बैंक में जो है रिक्रूट कराना है, बच्चों को अपॉइंटमेंट देनी है वहां पर, तो सिंपल सी बात समझिए कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑब्टेन मार्क को टियर 1 मानकर आपको वो बुलाएगा टियर 2 एग्जामिनेशन के लिए, और बाकी जो प्रोसेस है उसके बाद वो वैसे ही रहेगा। बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हो सकती है जो ये कहे कि भाई फिजिकल फिटनेस और थोड़ी बहुत इंटरव्यू या जांच पड़ताल के बाद हम अपॉइंटमेंट देंगे, तो वो भी बात वहां पर चलेगी। तो यहां मोटा मोटी अभी तक, और एक और चीज है कि अब बहुत सारे बच्चे जो है इस पर कंफ्यूज होकर के अभी की जो तैयारी है उसको बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2020 की जितनी भी वैकेंसीज है, चाहे वो बिहार वाली SI है, IBPS की जो वैकेंसी है, जो SSC की अपकमिंग वैकेंसीज है, ये सब वैसे ही रहेगा जैसे पहले होता था। इसके जो शुरुआत की बात की जा रही है ये 2021 से अभी सिर्फ इसको मंजूरी मिली है, तो इस साल बिल्कुल जो भी वैकेंसीज आ रही है उस पर NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रभाव नहीं है। बिल्कुल यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हां, एक चीज तो है
कि अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है टियर 1 का वो इंडिया लेवल पर होगा, तो आपको थोड़ी सी मजबूती अपने अंदर लानी होगी, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कंपटीशन हो जाएगी, क्योंकि देखिए कि इसका सिलेबस अलग था, इसका सिलेबस अलग था, इसका सिलेबस अलग था, चाहे वो टियर 1 के लिए ही था, लेकिन अब वो कॉमन होगा। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, बट अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर बस यही कहूंगा कि अभी तक फिलहाल ये ठीक ही लग रहा है। सुनकर के ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बहुत सारे जो है फीस देने पड़ते थे और बहुत जगहों पर जाना पड़ता था, तो ये एक परेशानी का सबब था मेरे लिए, बच्चों के लिए। तो शायद उससे छुटकारा मिलेगा अगर इसको जैसा कहा जा रहा है ढंग से अगर कराया जाता है, तो एक्चुअली ये बेनिफिशियल होगा। आप भी मुझे लिख करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये तब और ज्यादा क्लियर होगा जब इसका सिलेबस सामने आएगा कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किस प्रकार के टेस्ट लिए जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ये क्या होगा, ये अभी जो है इसमें बाकी है। यहां पर जो दो बात है, बेस्ट ऑफ 10 मार्क्स, मैंने कहा कि अभी तक जो है अटेम्प्ट की कोई बात नहीं कही गई है, सिर्फ एज की जो अपर लिमिट है वही जो है आपको ये रोक सकती है एग्जाम देने से। तो आप मान लो कि पहली बार एग्जाम दिए और आपको मान लो कि मान लो 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन हुई और आपको 82 आया, लेकिन दोबारा एग्जाम देकर के आप इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको 93 आता है तो यही स्कोर आपका स्कोर माना जाएगा और ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको यहां पर अपने स्कोर को इंप्रूव करने का जो है मौका मिलेगा, और उसके बाद जो है एजेंसीज तय करेगी कि उनको अपॉइंटमेंट दूसरे टियर 2, टियर 3 या फिर और किसी प्रक्रिया के आधार पर करानी है। साथ में जो बात कही जा रही है कि प्राइवेट डोमेन में, प्राइवेट सेक्टर में भी इसके मार्क्स को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होगी वहां पर भी कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर भी वो रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं कि अगर एक जगह पर स्कोर करें तो आपको जो है बार बार एक ही चीज के लिए रजिस्ट्रेशन करना, उसके लिए प्रिपरेशन करना, टेस्ट सीरीज करना, ये सारी थोड़ी सी जो है आपको परेशानी कम होगी। इसकी मान्यता 3 साल तक होगी। बाकी इस पर विशेष बात हम तब करेंगे जब कि इसका पूरा डिटेल्ड जो है वो सिलेबस आप हमारे सामने आएगा। मैं उसके समय भी आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर के जरूर उपस्थित होऊंगा, लेकिन आज से यहां पर किसी भी प्रकार के घबराहट की जरूरत नहीं है। आप जिस प्रकार से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 2020 की वैकेंसीज में कोई भी एनआरए या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का इंटरप्शन आपके लिए नहीं होने वाला है। ये एग्जामिनेशन उसी तरीके से होगा जैसे तय है। इसीलिए आप बिना विचलित हुए अपनी तैयारी पर जुटे रहें। जो वैकेंसीज आनी है आएगी, उसी तरीके से होगी। 2021 से मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद की जा सकती है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अपना काम शुरू करेगी। उम्मीद करता हूं कि हर एक तथ्य को मैं आपके सामने क्लियर कर पाया हूं। साथ में अपने विचार आप लिखिए कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। यहां पर मैं भी अभी आपको क्लियर कुछ नहीं कह सकता हूं, देखने में तो ऐसा ही लगता है कि ये ठीक ठाक ही हो रहा है। सिलेबस तय करेगा कि किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या गड़बड़ी हुई, उस समय में विशेष इस पर ओपिनियन दे पाएंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।